क्या अंबानी और टाटा सेठ नहीं है, या हमें सेठ भी ठीक नहीं मिले? सेठ खतरनाक होता है, फिर उसका बेटा और बेटी उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी को मैं बहुत जल्दी जाते हुए देखता हूँ, बिकॉज बेटा बेटी, बेटी दामाद, दामाद बहू, इट्स अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान में विजनरी सेठ नहीं है, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ऐसा बनाया हुआ है, उसमें उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं रहा है। खुदा ना खास्ता अगर कॉम्पिटेंट बंदा आ भी गया तो वो पूरी एक्टिंग करता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट रहूं। बोर्ड पे बैठा कौन है? दाऊद भाई, इब्राहिम भाई, शकील भाई, इस्माइल भाई, रऊफ भाई। वो कंपनी लॉयल्टी के ऊपर बेस्ड होती है रादर देन मेरिट। लॉयल्टी तो चले एक अच्छा लफ्ज है, अब जो उसका दूसरा वर्ड है वो आप कह नहीं सकते। मैं आपको ऐसे बहुत सारे सेठ के बच्चे बता सकता हूं जो आए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए गवर्नमेंट से नहीं, अपने ही बाप से, और चले गए। ब्रेन ड्रेन में हमारे कॉर्पोरेट कल्चर की टॉक्सिसिटी का कितना किरदार है? मुझे लगता है सेठ नीड्स हेल्प। मैंने कहा एक सवाल पूछो, व्हाट आफ्टर मुशर्रफ? मुशर्रफ के बाद क्या होगा? Quite frankly, I have not thought about it. These सेट्स ये अपनी जात की सर्विस में बैठे होते हैं या इदारे, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की सर्विस में और मईशत की सर्विस में बैठे होते हैं? और एक एमएनसी के सीईओ, अब वो एमएनसी पाकिस्तान से फाइनली वाइंड अप करके बंद करके चली गई। ये साहब मुझे एक डिनर पे मिले, मैं कहा सर व्हाट्स योर सक्सेशन? उसने कहा व्हाई वुड आई थिंक अबाउट दैट। वाह। अप्रैल 2022 में जब मैंने समा टीवी की अपनी डायरेक्टर न्यूज़ की पोजीशन से रिज़ाइन किया, तो उसके कुछ हफ्तों के बाद बीबीसी वाले मेरे पास आए और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया कि भाई क्या वजह हुई है आपके इस इस्तीफ़े की। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसमें एक जुमला जो उसी वक्त मेरे दिमाग में आया और मैंने कह दिया, जो अब तक मुझे भूलता नहीं है, वो ये कि मैंने कहा भाई यू कैन फाइट द स्टेट बट यू कैन नॉट फाइट द सेठ। ये बात सच है। सेठ एक बड़ी ताकतवर अल्लाह की मखलूक है, और आज हम उसी मखलूक के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान के तमाम सेठों के बहुत ही ख़ास आदमी और मेरे बहुत प्यारे दोस्त सोहेल जिंदानी से। सोहेल साहब, वेलकम टू रफ्तार। ऑलवेज अ चॉइस है। हाउ आर यू? बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपके ऊपर है, बुलाते कम, मैं क्या करूँ? सर कैसे हैं आप? मुझे तो लग रहा था आप बात नहीं करेंगे इस मौजू पे। नहीं, क्यों बात नहीं करेंगे यार, ये तो करने वाली बात है। लेकिन आपने बड़ा मुझे वो ऑनर दे दिया कि सारे सेठों के नहीं, इस सेठों में ये बड़ा मसला होता है कि अगर आप चंद सेठों के दोस्त हैं बाकियों के नहीं होंगे तो बाकियों के होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चंद सेठों के खास आदमी हैं। सो गेट स्ट्रेट टू इट, व्हाट इज द सेठ कल्चर? ओके, ये आपने अल्फाज ही बहुत अच्छा केयरफुली चूज किया है। सेठ कल्चर, सेठ कुछ नहीं होता है, सेठ कल्चर होता है। और आगे हम इस पे बात करेंगे, बट मेरे ख्याल से हम जिस कॉन्टेक्स्ट में सेठ को समझते हैं ना, वो ये समझते हैं कि एक ऐसा साहब जिसने खुद या उसके बाप या दादा ने एक काम शुरू किया था और वो काम उसकी अकल या फिर उस मार्केट की डेस्परेट नीड, दोनों में से किसी भी एक वजह से कामयाब हो गया। अब वो कामयाब कितना हुआ है उसका टेंडेंसी हम छोड़ देते हैं। अब वो परचून की दुकान भी बड़ी कामयाब होती है और टेक्सटाइल मिल भी बड़ी कामयाब होती है। वो कामयाब हो गया और उसको ये लगा कि मुझे ये करना आ गया है, और जब उसे ये यकीन हो जाता है कि मुझे करना आ गया है, उस दौरान उसके गिर्द ऐसे लोग जमा होते हैं जो उसको बताते हैं कि सर आप अल्लाह ताला की तरफ से एक भेजा हुआ हमारे पे एक इनाम है, और उसको ये भी लगने लगता है कि मेरी औलाद में भी ये इनाम ट्रांसफ़र होगा। जब ये पूरा प्रोसेस एक साथ हो जाए तो आपको जो मिलता है वो सेठ कल्चर मिलता है, और ये कहीं पे भी मिल सकता है। ये हमारी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें बाप और बेटे में मिल सकता है, लेकिन फरहान ये आपको एमएनसीज के अंदर भी सीईओ और उसके चहीते सीएक्सओ में भी मिल सकता है। So this is a culture, this is not a person, and this goes across the board. मैंने बहुत intellectually humble लोग apparent state organizations में पाए, और मैंने बहुत ही ज़्यादा intellectually constipated लोग multinational में भी पाए। So this goes all the way, but I think it's a culture, and मेरे हिसाब से इस culture की परवान वहाँ चढ़ती है, rooted into, और ये सिर्फ मैं conclude कर दूं कि ये और गहरा होता जाता है इन
द प्रेज जो साथ वाले देते रहते हैं और वो इनसिक्योरिटी जो उसके साथ बढ़ती रहती है. इट्स अ फेयर बेस्ड कल्चर. फॉलो अप सवाल, जब आप पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ के हालात को देखते हैं, दिल पर हाथ रख के बताइए, इज इट ऑल बैड यार, या इस मुल्क में ऐसे ही चलता है सुहेल, क्या करें? ऑल बैड के लिए तो मैं नहीं कहूंगा मैं. और देखें फवायद और प्रोज और कॉन्स क्या हैं? या आई थिंक एक तो ये हम अक्सर सोशली अलग से भी बात कर रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि ये पाकिस्तान में बहुत सारे मसले हैं और मसलों को कॉन्टेक्चुअली जब आप देखते हैं तो शायद आपको समझ आता है कि इतने भी बुरे नहीं है. अभी वो जैसे हमारे कनाडा से रिश्तेदार आए तो वो पूरी ज़िंदगी बताते रहे कि भाई यहाँ मुफ्त इलाज है, और अभी यहाँ अपनी अम्मी का कैंसर का इलाज कराने इसलिए आए हैं क्योंकि इलाज तो मुफ्त है लेकिन 3 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं है. वो आ गए यहाँ पे. तो मसले हर जगह. लेकिन अभी आज जो हमारा कॉन्वर्जेशन का टॉपिक है सेट कल्चर और उस कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैज हैपेंड आउट ऑफ दिस कल्चर एज वेल. हम जब कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं ना, इसके हायरार्की प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस इतने लंबे हैं कि उस दौरान जनरेशंस निकल जाती हैं. सेठ में ये बड़ा एडवांटेज है, सेठ ऐसे डिसाइड करता है क्योंकि उसको बिकना चाहिए. ये बड़ा एक, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, लेकिन एक ईआरपी सिस्टम था फैसलाबाद में इंप्लीमेंट करना था एक सेठ के यहाँ. उसने मना कर दिया था, तो दूसरा बंदा उसको बेचने गया और उसने ईआरपी सिस्टम ये कहकर बेचा है कि इससे आपको इतने लाख का फायदा होगा. तो उसने कहा 2 लगा दो. तो सेठ को बेचना रिलेटिवली आसान, क्योंकि हम तो सेलिंग बिजनेस में है ना, तो सेठ को प्रॉफिट समझ आ जाए तो उसकी स्पीड बहुत तेज है. सेठ अमेरिका में भी बैठा है, लेकिन मुसीबत ये है कि अमेरिका की जो सेठ की खबर हम तक पहुंचती है वो स्टीव जॉब्स हो गया होता है, या वो एनवीडिया के सीईओ हो गए होते हैं, या वो इलॉन मस्क हो गया होता है. तो नाम चंद आते हैं, वरना सेठ वहां पे जिस लेवल के जालिम सेठ बैठे हैं, हमारा सेठ भी लगभग कंपेटिटिव तो है उनसे. अब डाउन साइड्स क्या है? डाउन साइड्स ये हैं कि सेठ एफिशिएंसी का गुलाम है. वो एफिशिएंट है, सेठ एफिशिएंट है. इसको मैं कभी कोई मुझे कहना सेठ एफिशिएंट नहीं है, बेवकूफों वाली बात कर रहा है. सेठ एफिशिएंट है क्योंकि उसका अपना पैसा लगा हुआ है ना, वो एफिशिएंट होगा. आप ये अगर सिस्टम चला रहे हैं ना, आप यहाँ पे आपका पॉडकास्ट शूट हो रहा है, तो आप पूरी कोशिश करोगे ये प्रोसेस एफिशिएंटली चले, ठीक. लेकिन फिर फरहान के अंदर एक वो जो छुपा हुआ, पता नहीं अब ये सही टाइम है कहने का या नहीं, बट वो जो उसके अंदर छुपा हुआ रेवोल्यूशनिस्ट है ना, वो उसको अपनी उस कमिटमेंट के साथ, कि जिस कमिटमेंट के साथ ये प्रोसेस शुरू किया था, वो इनोवेट करवाता रहता है. ठीक है, ये बहुत मुश्किल बैलेंस है फरहान. सो सेठ जनरली बहुत एफिशिएंट होता है. एफिशिएंसी इनोवेशन के साथ जनरली दोस्त नहीं होती. एफिशिएंसी और इनोवेशंस आर ऑक्सीमोरॉन्स, दे डोंट गो हैंड्स इन हैंड्स. When you're आपने अक्सर सुना होगा चार्टर अकाउंटेंट जो है ना वो बहुत बुरा सीईओ बनता है. ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा सारे चार्टर अकाउंटेंट बुरे सीईओ हैं, लेकिन काम भी तो लेना होता है. बट क्योंकि एक चार्टर अकाउंटेंट होता है या कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल, उसका डीप रूटेड ऑब्सेशन होता है एफिशिएंसी. तो जब एफिशिएंसी ऑब्सेशन हो जाए तो इनोवेशन नहीं होता, और ग्रोथ नहीं होती. वो ग्रोथ नहीं होती. आप जब कंप्लाइंस, मैं क्या कंप्लाइंस के खिलाफ हूं? ये टेबल चेयर पे हम कंफर्टेबली बैठे क्यों है? क्योंकि हमें पता है ये कंप्लाइंट चेयर है, वरना हम ना बैठ सके. कंप्लाइंस जरूरी है, लेकिन कंप्लाइंस क्रिएटिविटी खा जाती है. देखो ठीक है. तो सेठ चूंकि उसका जो ऑनर है, इंटरनल ऑनर, वो एफिशिएंसी ड्रिवन है, इसलिए इनोवेशन पे देव स्ट्रगल्ड लॉन्ग टाइम. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन टू दैट? मेरा एक सवाल ये है कि लेकिन सेठ का एक जो मैं जिस तरह देखता हूँ, क्या ये वाकई ऐसा है कि वो एफिशिएंट है? क्योंकि वो एक इंसान है, उसका एक दिमाग है, उसके पास एक दिन है, 24 घंटे, उसकी एक बैंडविड्थ. आप सी लेवल लोगों से मिलते होंगे, इंक्लूडिंग योरसेल्फ. सबसे बड़ा मसला क्या है जिंदगी का? अपनी मेंटल बैंडविड्थ को एलोकेट करना कि यार मैं इस काम पे इतना टाइम लगाऊंगा, और फिर प्रायोरिटाइज करना है मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना. डू यू थिंक इट एक सर्टेन स्केलेबिलिटी के बाद, एक सर्टेन लेवल के बाद, कि जब धंधा एक लेवल से ऊपर चला जाता है, तो क्या सेठ एफिशिएंट भी रहता है या वो बॉटलनेक क्रिएट कर देता है? अब ये आपने बहुत लंबा सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब मुझे नहीं पता आप कितना लंबा हम चला सकते हैं. नहीं, बोले. सेठ एफिशिएंट तो है, ठीक है, लेकिन अब उसकी एफिशिएंसी चोक कहाँ करती है? एक मैं अब एक थ्योरम प्रेजेंट कर रहा हूं, लेट्स सी इफ इट सेल्स वेल. पाकिस्तान में
विजनरी सेठ नहीं है, एम्बिशियस सेठ है, और इन दोनों में बहुत फर्क है। आप पाकिस्तान के ज्यादातर सेठ, और मैं विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आप ज्यादातर सेठों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, दे हैव ऑलवेज बीन ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर करता है 8 आने का पकड़ा 12 आने में बेचा, 8 आने का पकड़ा 12 आने में बेचा, 1 का पकड़ा 1.25 में बेचा, 2 का पकड़ा 2.5 में बेचा। उसका पूरा पैटर्न इस पे चलता है, ठीक है। इसीलिए आज आप देख लें, आपका टेक्सटाइल इतने सालों से, ओ जी हम टेक्सटाइल में क्या किया है आपने, ये तो बताएं, वही धागे बना रहे हैं और कुछ ऊपर नहीं हो रहा है हमसे। क्यों? क्योंकि उसको प्लस 10% दिख जाता है ना, और ऊपर से उसने आईपीपी में भी इन्वेस्ट किया हुआ होता है। तो बाकी अब मैं क्या बोलूं। तो एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन और विजन में फर्क क्या है? एम्बिशन इज आई वांट इट फास्टर, बेटर एंड चीपर टुमारो। आई वांट टू बी 1 स्टेप अहेड ऑफ वेयर आई एम टुडे। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं विजन पे। विजन एक अलग मॉन्स्टर है। अभी हम आ रहे थे तो मैं एनवीडिया के ऊपर बात कर रहे थे। मैं आपको स्टीव जॉब्स 1983 में लेके जाता हूं। मैंने ये वीडियो अपनी ट्रेनिंग्स में 5000 दफा दिखाई होगी, इसके ऊपर 100 दफा बात किया है। एवरी टाइम आई गेट गूज़बम्प्स। ओके। 1983 लैपटॉप कैसा था? था ही नहीं। पीसी भी सही से नहीं आया था। मैकिन्टॉश आया उसके 4 साल बाद आया। ठीक। स्टीव जॉब्स डिजाइन कॉन्फ्रेंस में जाता है और कहता है कि आई वांट टू create a computer that people can carry like a book and learn to operate it in 20 minutes or less. लोग है ना अभी तक खाली बुक से इंप्रेस हो रहे हैं। नहीं, आपको इस मॉन्स्टर को समझना है तो 20 मिनट और लेस से समझो। बस। हाँ। क्योंकि उस मेन फ्रेम को चलाने वास्ते जो एक्सपर्ट होता था वो 1-1 साल 2-2 साल की ट्रेनिंग लेता था। 20 मिनट में समझोगे यार। हम लोग डॉस वाली जनरेशन है यार। हमने DIR/W और Q बेसिक और GW बेसिक का नॉनसेंस किया। ये कह रहा है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगा जिसको आप बुक की तरह कैरी कर सको और 20 मिनट या उससे कम अरसे में चलाना सीख सको। 83 में। फिर क्या कहता है? फिर कहता है ये मुझे पता है आज ये मुमकिन नहीं है, तो हमने आज लीजा बनाया है। ये एक ब्रेड बॉक्स में फिक्स, एग्जैक्ट इस टेबल के साइज का आता था लगभग उस वक्त। ब्रेड बॉक्स मैंने ऑनलाइन जाके सर्च किया था, 2x4 का बनता था। बोला ये लीजा कंप्यूटर ब्रेड बॉक्स में आज आ जाता है और इसकी कीमत है $10,000। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे शू बॉक्स में और इसको बेचेंगे $2,500 का। और फिर एक दिन आएगा, उसने इंशाल्लाह नहीं बोला था, उसने कहा एक दिन आएगा कि हम इसको बुक में कन्वर्ट कर देंगे और इसकी कीमत होगी $1,000। आज ये जो आपका मैकबुक है ये $1,000 का है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? प्लीज सर। तो आप ये कह रहे हैं कि स्टीव जॉब्स में और सेठ में, हालांकि स्टीव जॉब्स बड़ा रूथलेस किस्म का टॉक्सिक आदमी था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एग्रेसिव आदमी था। एब्सोल्युटली। वो लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। लोग कहते थे लिफ्ट में नहीं चढ़ते थे। वही बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन आप ये कह रहे हैं लेकिन उसमें और हमारे सेट में फर्क विजन का है। Absolutely. रास्ते अलग अलग चलने Absolutely. में। तो हमारे सेट का विजन क्यों नहीं है? नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का नहीं है। बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे काम हुए हैं जिसमें एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप फॉरवर्ड आपको दिखता भी है, बट अभी आज हम उसको डिस्कस नहीं करते। और मैं लिसनर्स को ये एक दफ़ा और रीइंफोर्स कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मुल्क में कोई सेट, कोई विजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन वो स्केल्ड नहीं है। वो स्केल्ड नहीं है। और कोई भी चीज़ जो स्केल्ड नहीं है वो मर जाती है। तो क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जब हर कोई इंक्रीमेंटल के ऊपर एक्साइटेड हो रहा होगा तो मैं भी इंक्रीमेंटल करने लग जाऊंगा। सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट, और ये बात है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होती। अगर किसी सेठ को आप कह दे, मैं आपको सेठ का विजन क्यों नहीं है वो भी बताता हूं, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ऐसा बनाया हुआ है, उसमें उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं रहा है। मैं एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, मुझे नहीं पता इफ आई एम टू अर्ली इनटू दिस कन्वर्सेशन, बट बोर्ड्स, लुक एट द बोर्ड्स। आप किसी भी कंपनी का बोर्ड चेक करें, बोर्ड पे बैठा कौन है? दाऊद भाई, इब्राहिम भाई, शकील भाई, इस्माइल भाई, रऊफ भाई, अरे यार वही सारे बैठे हुए जिनको आप
जिनकी जिंदगी में आप सबसे अक्लमंद इंसान है, और स्टीव जॉब्स के बोर्ड ने उसको फायर कर दिया। है यू, दैट्स व्हाट आई वांट टू कम टू। इस मुल्क में भी चंद बोर्ड्स हैं, आई विल नॉट शाई अवे इन टेकिंग नेम्स, एंग्रो हाउस ऑफ हबीब, आगा खान यूनिवर्सिटी, लुक एट देयर बोर्ड्स, देयर बोर्ड्स आर बेटर देन द पीपल हु आर रनिंग द कंपनी। दैट्स अमेजिंग। ये इसके लिए करेज चाहिए ना, बट यू नीड अ बोर्ड, यू नीड पीपल अराउंड यू फॉर whom you are not the नाउजुबिल्ला खुदा। एंड हम इन लोग एक बहुत बड़ा ये जो ग्रुप है, इसने अपने इर्द गिर्द बाय डिजाइन अपने से थोड़ा कम कॉम्पिटेंट बंदा रखा हुआ है, या फिर खुदा ना खास्ता अगर कॉम्पिटेंट बंदा आ भी गया तो वो पूरी एक्टिंग करता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट रहूं, सर्वाइव करने के ताकि सर्वाइव कर सकूं। और ये बात आपको खाली सेठ में नहीं, आपसे ज्यादा कौन पॉलिटिकल स्टडीज जानता है। बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स में भी इतना ही भतीजे, बेटी बहन, भांजा भतीजा, बेटी बहन तो सही है, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द जो लोग भी रखूंगा ना, वो भी ऐसे मेरा डिजाइन होगा कि वो मुझसे नीचे हो। मिजेट्स। एंड दैट इज, यू नो, दैट्स इन आवर थिंग। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम टू। जब आपने पिछली बात की, वो डायरेक्टली कोरिलेट कर रही थी कि you're known by the company you keep, right? बड़ा मशहूर हुआ है कि आप अपने कंपनी से पहचाने जाते हैं। इनकी कंपनी, आपने जैसे कहा कि ये इनके इर्द गिर्द लोग ही वो नहीं होते जो कि उनको बड़ा सोचवाएं, और उसकी वजह भी आपने खुद ही बता दी कि चूंकि वो कंपनी लॉयल्टी के ऊपर बेस्ड होती है रादर देन मेरिट, वफादारी। नहीं, लॉयल्टी तो चले एक अच्छा लफ्ज है, अब जो उसको दूसरा वर्ड है वो आप कह नहीं सकते। डैश किसिंग, हाँ, तो उसके ऊपर होती है। तो वो, लेकिन अगेन आप मिलते हैं लोगों से, इनके बच्चे इधर आगे बढ़ जाते हैं ना। अब तो पाकिस्तान के सारे जो सेठ हैं उनकी दूसरी नस्ल तकरीबन आ गई है, तीसरी आ गई है। तो वो तो यार कोई किसी ने हर एक को बाहर भेज के पढ़वाया है, सारा कुछ किया है, कुछ चेंज आ रहा है। हाँ, आई एम वेरी होपफुल, बट ब्यूरोक्रेसी बहुत मजेदार चीज है। आई लव इट, वी ऑल हेट इट एंड वी आर ऑल विक्टिम टू दैट। ये एक ऐसा ड्रग है जिससे शिकायत भी हम करते हैं, और उसके ये शुगर है, ब्यूरोक्रेसी शुगर है, हाँ। ठीक है, पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर ड्यूटी वेव करके इंपोर्ट करते हैं। हमारा काम है, हम इंजॉय करते हैं उसको। तो मैं अभी आपको, एक साहब है जिनको मैं अभी कोच कर रहा हूं, 3rd जनरेशन सेठ। ये चले हम नाम नहीं लेते क्योंकि ये सर्कल अपने आप को जानता है। तो ये भी पाकिस्तान आए और अपनी कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फरहान, दिस इज एन एक्सट्रीमली, इट्स अ कैश काउ कंपनी। ठीक है। इन साहब के साथ मैं एज अ कोच काम कर रहा हूँ, और इस वक्त आपको पता है इनका सबसे बड़ा मसला क्या है। ये अपने CFO / मुंशी, बिल्कुल सही लफ्ज क्या, के आगे बेबस है। ये कौन है? ये मालिक है। लेकिन CFO कहां से पावर ले रहा है? ये वहां से ले रहा है। Are you getting me? अच्छा, अब ये सेठ ने इसको जहां भी भेज दिया आईवी लीग में, वापस आ गया। अच्छा, अब ये मुंशी कौन है? अब जरा, अब ये, क्योंकि आई हैव ह्यूज एम्पैथी फॉर सेठ। लोगों को लगता है नहीं मुझे उनसे धंधा लेना, इसलिए नहीं यार, आई हैव एम्पैथी फॉर देम, बट अब वो एक ऐसे सिस्टम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो मैं जब इसके साथ काम कर रहा हूं, ये मुझे कहता है कि सुहेल, मैंने इसको थोड़ा आगे पीछे किया, हमारी यहाँ पे टैक्स की रेट बढ़ गई, हमारे यहाँ अजीब गरीब मसले आना शुरू हो गए। अब मसला क्या था कि जो सेठ था, इसने ओवर द ईयर इस मुंशी या जो भी इसके इर्द गिर्द इनर सर्कल है, उसने इतने शॉर्टकट्स इन्वेंट किए हुए हैं उसको उसके अलावा कोई देख नहीं सकता। अब वो शॉर्टकट इतने ज्यादा है कि ये जब अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी लेकर आता है तो ये शॉर्टकट तो समझ ही नहीं पाता। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है ये मैंडेटरी लीव किसने बनाई? जापानीज ने। क्योंकि हुआ ये कि लोग जब वहां तो रिटायरमेंट, वहां तो बीच में छोड़ के जाने का चक्कर ही नहीं है। तो देखा ये कि जब बंदा रिटायर हो जाता है, उसकी जगह कोई आता है, वो सिस्टम नहीं समझ पा रहा था क्योंकि उसने बीच में इतनी जुगाड़ किए हुए थे। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंडेटरी लीव दो इनको, नया बंदा बैठाओ, वो ताकि सिस्टम नहीं खराब हो। अच्छा, हमारा पूरा सिस्टम इस पे बना हुआ है, इन छोटे छोटे पीसेस के ऊपर। एथिक्स, मुझे इतना मजा आता है जब मैं कंपनी में जाता हूं और उनकी वैल्यूज में इंटेग्रिटी होता है, एज इफ अगर ये वैल्यू में नहीं होता तो ये ऑप्शनल था।
आई मीन मुझे नहीं पता ये कितना रेलेवेंट होगा सर। मैं सैन डिएगो में था, मेरी बेगम ने मुझे कहा था वो हेयर कर्लर लेकर आना। अब हम जैसे लोगों के लिए वैसे ही हेयर प्रोडक्ट खरीदना इट्स अ न्यूसेंस। तो मैं जनाब गया, मैंने लिया, लेकर रख दिया था। 3 दिन कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहा था तो आपको पता है हम डब्बा कैसे फाड़ते हैं। मैं छोटी बैग लेकर गया था, मैं रोलर निकाला, उस पर बाल लगे हुए थे। मैं कहा शिट। अब मैं दोबारा गया वहां पे रिटर्न करवाने, तो लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे खड़ा रहा मैं। अब आपको पता है इंग्लिश में लड़ना भी मुश्किल है, उर्दू में तो लड़ना आसान है। अब मैंने उसके काउंटर पे रखा और एक ही सांस में पूरा पैराग्राफ बोल दिया जो याद करके गया था। और फिर मुझे था ये बोलेगी तो ये बोलूंगा, ये बोलेगी, ऑल दैट ड्रिल। जैसे ही मैंने अपना पैराग्राफ खत्म किया, उसने कहा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वुड यू लाइक अ रिफंड और एन एक्सचेंज। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने कहा रिफंड, जबकि फिर लाइन में लग के लिया। तो उसने जितनी देर रिफंड बनाया फरहान, मुझे 3 दफा और सॉरी बोल दिया। तो मैंने कहा पगली रुलाएगी, ऐसा दिल में कहा मैंने। तो मुझे ना एक वो हुआ, उसका नाम कुछ एलिस समथिंग था, टैग पहना हुआ था उसने। तो मैं उसको कहा, मैं कहा एलिस कैन आई आस्क यू समथिंग? शी सेड यस सर। मैं कहा व्हाट इफ समवन एट माय होम वुड हैव यूज्ड इट एंड देन आई वुड हैव रिटर्न्ड इट? वी डोंट एक्सपेक्ट फरहान, उसने आई थिंक, मैं ठीक है बहुत बेइज्जतियां हुई है मेरी लाइफ में, बट मुझे आज भी लगता है दैट वाज माय बेस्ट। पहले उसके चेहरे पे जो एक क्लूलेसनेस आई और मुझे देखकर पूछती है बट व्हाई वुड यू डू दैट? उसको बेचारी को ये समझ ही नहीं आया कि मैं ये क्यों, मैं उसको कैसे समझाऊं, ये पूरी इकोनॉमी इसमें चल रही है भाई। हमें तो रिटर्न्स का समझ, हम भी जब बाहर रहे ये कैसे ले लेते हैं, राइट? तो नो सेंस। यस, सो अब ये जो सिस्टम है, अब इस सिस्टम में ये करते हैं, और नॉट जस्ट रिटर्न सुहेल, सिक लीव। यस, वो उसको पता है झूठ क्यों बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। हाँ? वो एक्सपेक्ट करते हैं सब सच बोलते हैं। तो अब जो ये बाहर से पढ़ा तो रहे, ये पढ़ के आ भी रहे और बड़े एम्बिशियस भी हैं। और मैं आपको अभी ये चैनल इस तरह, ये फोरम वो नहीं है, मैं आपको ऐसे बहुत सारे सेठ के बच्चे बता सकता हूं जो आए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए, गवर्नमेंट से नहीं, अपने ही बाप से, और चले गए। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यार ये सिस्टम, लेकिन अब वो उस बाप ने प्रूफ कर दिया है, और वो वाकई मुंशी ने प्रूफ कर दिया है कि तू हटा मुझे। लेकिन एक मिनट रुक जाए जरा, यही हाल मुल्क का नहीं है लगभग? यस, एक्सपीडियंसी। यस, आज का काम ठीक हो जाए, मेरे 1 साल निकल जाए, मेरे 3 साल निकल जाए, मेरे 2 साल निकल जाए, हाँ मेरे 5 साल निकल जाए, मेरे 4 साल निकल जाए, यही है ना। That's why we are where we are. Look at what China did. Look at what India did in 91. And they didn't see any results for the first 10 years. Yes. मतलब 1998 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम का हमसे भी कम था. All of these countries had similar GDPs. And look at where they are. And look at where everybody is. We are the farthest behind. असल में हम लोगों को एक तो है ना एक्सपेरिमेंटेशन की बात नहीं है, इनोवेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हमें. और आज बता, और ये देखिए ना, ये अचानक से तो मेरी कॉम में नहीं आ गई. मतलब ये हमें हमारे देखें, आप तो खैर गुरु हैं इसके स्टोरी, ये स्टोरी हमको किसी ना किसी तरह बेची गई. हमारे रगो जा में है ये. हमें 90 डे प्लान मिल रहा है. मतलब 90 डे प्लान, 90 डे में क्या होता है 90 डे में कैसे वो फूल नहीं आ रहा गुलाब के पौधे में, तुम कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा. सोहेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट पॉप्स इन माय हेड. अंबानी के बेटे की शादी देखी होगी आपने यार, वो एक सेठ वेडिंग थी कि नहीं थी? सेठ बिहेवियर था. क्या अंबानी और टाटा सेठ नहीं है, या हमें सेठ भी ठीक नहीं मिले? अच्छा, मैं अंबानी और टाटा को बहुत अलग देखता हूँ. हाँ, वो दोनों अलग लोग हैं, ठीक है. अंबानी इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ एम्बिशन. ही would tap everything where there is an opportunity. He is a money making machine and amazing, good for his country. Yeah. Tata was a different monster. I mean, he was a vision par excellence. Someone who has transformed that nation. यार, I mean, उसका philanthropy आप देखें, मेरे ख्याल से हमारी GDP से कई गुना बड़ी है. बिल्कुल सही. तो yes, ऐसा नहीं हमें सेठ सही नहीं मिले, हमारे बाज सेठ. Although ये उनकी जो philanthropy है उसके ऊपर हमारे अलग questions हैं, उस पे बाद में कभी बात करेंगे. philanthropy को छोड़ दें. But I think in terms of business, I think there are people who I really look up to. There are people like Sayyid Babar Ali Saab. A man
who has worked in literally all corridors from WWF to packages and the Tetra Paks and the Nestles of the world to Lums and the systems of the government world. as well. And the government, right? Ziya साहब जो शुरू में आए थे तो he was part of it. अब मैंने अभी थोड़े दिन पहले उन पे पोस्ट लगाई थी तो बाज़ लोग ओ जी वो बड़े खानदान से थे और ये एक तो वैसे भी इस मुल्क में पैसा कमाने वालों से हमको अजीब नफरत है. अरे भाई आपका कमा रहा है, आप कमा लें, आप में अक्ल है, आप कमा लें, तो वो मसला. तो बाबर अली साहब, मैं आई डोंट शाई अवे इन कॉलिंग आउट नेम्स, इंटरलूप, मुसद्दिक साहब एंड हिज फैमिली एंड द कंपनी. आई मीन मैंने टेक्सटाइल में उस लेवल का कल्चर, कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं देखी, बड़ा कमाल. तो यस, हमारे पास द एंग्रोज ऑफ द वर्ल्ड, हाउस ऑफ हबीब, look at the kind of homegrown leadership that they've had. It has been amazing और अच्छी चीज़ है. बट बाद में क्या कह रहा हूँ, ये मोमेंटम में नहीं है. बी, जहाँ पे मुझे शदीद तकलीफ है और मेरी बहुत तकलीफ है, मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को जैक वेल्च पता है, लेकिन उनको शौकत रजा मिर्जा, आगा हसन आबदी नहीं पता है. तो चूंकि मैंने ये लोकल हीरो कभी सेलिब्रेट ही नहीं किए, तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला इन्होंने क्या काम किया. और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेट है, पॉप कल्चर है. अब तो पॉप कल्चर है, तो जो चीज सामने आएगी वो तो वहीं की आएगी और वो एल्गोरिथम ड्रिवन होगी. एब्सोल्युटली. तो हम वी हैव लॉस्ट इट. लेकिन यू थिंक ये इनफ नंबर है 25 करोड़ के मुल्क में? कतई नहीं. बट क्या हुआ, हमारे सेठ में, मैं दोबारा आ रहा हूँ, और वो देखता है, वो उन फ्रस्ट्रेशंस का, देखिए ना, आप एफिशिएंसी की बात करें, जब उसको नज़र आता है कि ये एफिशिएंसी मेरा बेटा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहेल आपने सुना होगा लो एम्प्लॉइज से जब आप बात करते हैं, सेठ का बेटा, एक तो सेठ खतरनाक होता है, फिर उसका बेटा और बेटी उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं. मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी को मैं बहुत जल्दी जाते हुए देखता हूँ, बिकॉज बेटा बेटी, बेटी दामाद, दामाद बहू, it's a problem. Sorry, continue. तो I think तो वो जब देख रहा होता है सेठ कि ये जो मेरा बेटा या बेटी है या दामाद है या बहनोई है या साला है, कोई भी है, जो भी है, सेठ का अवतार जो भी है, तो वो एफिशिएंसी नहीं ला रहा. और कभी कभी तो मैं कहता हूं कि अगर आपका बच्चा किसी बुरे सिस्टम में कामयाब होने से बेहतर है वो उस बुरे सिस्टम में फेल हो जाए, तो अगर वो देख रहा है कि वो कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा, ग्रोथ नहीं ला रहा और इंक्रीमेंटल ग्रोथ ही हो रही है, तो फिर तो वो एफिशिएंसी के खिलाफ हो गया, तो वो फिर भी उसको क्यों रख लेता है अपने पास? सेठ को लेट गो करना नहीं आता. अच्छा. इफ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू लेट गो. हम लेट गो नहीं कर पाते, हमें ना वो प्रोसेस नहीं आता. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं दुनिया को इनोवेशन सिखाता हूँ. मेरी ऑफिस में वो लड़का आया, मुझे कह रहा है सोहेल वी शुड गेट इनटू ई लर्निंग. मैंने जनाब उसका तिया पाचा कर दिया. मैं कहा तुम मुझे बताएगा? है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे बताएगा? भाई साहब, फरहान वो अलग से लगा रहा चुपचाप, वो करता रहा. अब उसने उस चीज़ को प्रॉफिटेबल कर दिया है. अगली मीटिंग में अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो बेइज्जती करने वाला है मेरी, उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा. ये ऑडेसिटी जनरली आपको अब आते हुए दिख रही है, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है. बट मैं ना इसको एक और तरीके से भी देखता हूँ. सेठ कल्चर जो है ना, वो कंफ्यूज हो गया है बिटवीन ओबीडियंस एंड अलाइनमेंट. राइट? मुझे क्यों मेरा बेटा चाहिए? क्योंकि मुझे तो चाहिए थी ओबीडियंस, लेकिन वो तो नहीं होता ओबीडियंस अक्सर. अब मसला आ रहा है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब मैं इसको ना पॉजिटिव साइड पे देख रहा हूं, क्योंकि अब उसको अपने बेटे से ओबीडियंस नहीं मिल रही है. बेटा उसको, तो वो ये सोच रहा है कि अगर ओबीडियंट ये भी नहीं है, तो अब दो ऑप्शन है, या तो मैं इससे बड़ा ओबीडियंट ढूंढ लूं, मुंशी, या फिर मैं इससे बेहतर कॉम्पिटेंट बंदा ढूंढ लूं. दैट शिफ्ट इज फाइनली हैपनिंग. ये आपको बहुत छोटे पीसेस में मिलेगा. आपने जैसे अभी कहा ना कि क्या ये जो आपने 4-5 नाम लिए, ये 24 करोड़, पता नहीं, मुझे तो लगता है 25-26 करोड़ ही है. उसके लिए काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है. लेकिन क्या है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि फरहान जो है, एंड यू कैन डू इट, अल्लाह ताला ने आपको अब ये मोमेंटम दे दिया है. यू शुड डू हुसैन दाऊद कौन, रज़ाक दाऊद कौन, सैयद बाबर अली कौन, यू नो,
ताकि ये मोमेंटम आए हमारे पास ये डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं ना। इसमें दो चीजें सुहेल, इसमें दो चीजें, एक तो ये हम थोड़ा डाइग्रेस करेंगे, दो चीजें हैं कि हमारे सेठ या तो समझते हैं उनकी कोई कहानी नहीं है, या अगर उनको पता होता मेरी कहानी है तो वो डरते बहुत हैं अपनी कहानी सुनाने से, यार छोड़ो यार नजर लग जाएगी, नजर वो आप समझ रहे हैं कौन सी नजर लगेगी। तो गोइंग बैक टू दैट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अहमद जलाल साहब, कोर्डोबा कैपिटल वाले, ग्रेट गाय। उन्होंने मुझे एक बड़ी जबरदस्त बात बोली, मैं भूलता नहीं उसको। उन्होंने कहा डाइल्यूशन इज गॉड्स स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोथ। इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि जब हम अपने ताकत, अपने पावर्स को, इख्तियारात को कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये तरक्की करने का अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ताला, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी इनहेरिटेंस की, हमारी गुफ्तगू इनहेरिट विरासत के ऊपर हो रही है कि यार किस तरह अल्लाह ताला हमारे मरने पे हमारी हार्ड एंड प्लॉट मनी, पैसे को 1/4 उधर, 1/7 उधर, 1/6 उधर, 1/8 उधर, तिया पाचा है ना हमारे, मतलब हमारी हमने इतनी मेहनत से जमा किया होता है और उसके हिस्से बखरे हो जाते हैं। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि यार लेकिन ये हिस्से बखरे करने का कौन कह रहा है? जो हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, जो इस कायनात का मालिक है, जिसको पता है सिस्टम कैसे सही से चलेगा, वो कह रहा है हिस्से बखरे कर दो, अब इसको बांटो, तोड़ दो इस चीज को मुख्तलिफ पीसेस यूनिट्स के अंदर। तो डाइल्यूट कर दिया उसने हमारी वेल्थ को। मतलब एक मैं था, मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे, लेकिन अब मेरी हलालत के पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं है ना। तो ये है तरक्की का और ग्रोथ का एक तरीका। क्या ये समझते हैं हमारे सेठ या नहीं? देखिए, ये आपने बहुत मज़ेदार, अहमद जलाल को आपने कोट भी किया, व्हाट अ वंडरफुल मैन ही इज़। एक बात है, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट और द रिचेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। क्या बात है, ठीक है ना। तो एक तो इनको बहुत लंबे अरसे तक ये आदत हो गई थी स्मार्टेस्ट इन द रूम रहने की। दूसरा, मैं एक आपको एक बहुत हम अलग से बात करेंगे ये कि मुझे लगता है सेठ नीड्स हेल्प। सेठ को हेल्प चाहिए ग्रोथ को समझने के लिए, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको कोई सिखाने वाला चाहिए, उसको फेयरफुल करने वाले उसके गिर्द बहुत हैं। इक्विटी ना देना, खा जाएंगे लोग हैं। अच्छा जी, ये सारे दुनिया में जो इक्विटी दे रहे हैं उन सबको खा गए भाई। अब वो एक तो हमारे यहाँ ये मसला है ना, लिखत पढ़त तो है ही नहीं। हाँ। अब आप देखें, मैंने इस पे पोस्ट की थी, लोग मुझ पे बड़े अपसेट हो गए थे, नहीं जी आप क्या बात कर रहे। यार आप सोचो इस मुल्क में क्या कोहराम है ग्रोथ का, और हमें कितनी नफरत है ग्रोथ से कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाली दुकानों के बाहर लिखा होता है हमारी कोई ब्रांच नहीं है। निकम्मे, बेशरम, तू मेहनत कर लेता, थोड़ा कुछ फ्रेंचाइजिंग मॉडल सीख लेता, अब आ रहा है, तू खोल लेता दूसरी ब्रांच, इस पे प्राइड क्यों ले रहा है? हमारी कोई, तो मुझे किसी ने कहा नहीं वो इसलिए लगाते हैं हमारी कोई ब्रांच नहीं है क्योंकि उनके प्रोडक्ट दूसरी जगह वो नकली बेच रहे। मैं कहा तो ये तो फीडबैक है ना कि बिक रहा है तो खोलना। बट ये क्योंकि हमें किसी ने मॉडल नहीं सिखाया, तो आप देखो रूट कंट्रोल क्या कर रहा है, फेयर कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मुझे फ्रेंचाइजिंग मॉडल सिखाया नहीं। क्या बात है। तो मुझे लगता है यहाँ सीखने की भी जरूरत है। You're saying it's not just greed कि मेरे बच्चे के पास रहे। एक तो ये ग्रीड है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर मेरे हाथ में रहे, लेकिन साथ साथ फियर भी एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। यस, और उसके साथ कॉम्पिटेंस, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, इसकी स्किल की जरूरत है। आप देख लें यार, आप हमारे यहाँ ये शार्क टैंक अभी आया, मेरे और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सब सही है, मैं तो कोई मना नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ उस पे बड़े तनाज़ात। हाँ, मैं कौन, मगर मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरे शार्क टैंक पे बैठे मोहम्मद अली टब्बा साहब, हुसैन दाऊद साहब, ये बैठे हैं, these are genuinely cash rich people, titans, right? And their questions would be very different. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा, और मैं है ना इसमें थोड़ा सा अब ये सॉफ्टवेयर साइड मेरा ये कि दे नीड हेल्प इन कॉम्पिटेंस, दे नीड हेल्प इन स्ट्रक्चर्स। हमारे यहाँ नहीं है। आप देखिए बंदा मर जाता है। 2 मसले इस पे आ गए आपने, दे नीड हेल्प। अब मसला ये सुहेल कि पिछले 10-20 सालों में आपने एक चीज़ देखी, स्टार्ट हुई थी फार्मा से, अब हर जगह आ गई है। MNCs चले गए, पाकिस्तान से नाराज होके जैसे किसी भी वजह से चले गए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो एक बेंचमार्किंग करते थे मार्केट के अंदर। सही बात, उनके एक SOPs होते थे, उनके ये जो आप कह रहे हैं ना सीख, तो आप देखते थे यार सिटी बैंक ये कर रहा है यार। yes. सिटी बैंक बैठा हुआ है मेरे पास, सिटी बैंक, क्योंकि वही काम कर रहा है जो वो न्यूयॉर्क में कर रहा है, जो वो लंदन में कर रहा है।
अरे बेंचमार्किंग का लेवल बताऊं, एबीएन एमरो का चूंकि दरवाजा ऑटो ऑपरेटेड था, बहुत सारी बैंकों ने ऑटो ऑपरेटेड दरवाजा लगा लिया क्योंकि एबीएन का था. Yes. So you're right. So now we are even losing. We have lost that direction and guidance. Yes. हमारे पास कोई बाहर से कोई एग्जांपल्स हमारी लोकल मार्केट में नजर ही नहीं आ रही. How big a factor is that? आई थिंक ये आपने बड़ी ज़बरदस्त, इनफैक्ट ये एक अलग पॉडकास्ट है. आप दो इंडस्ट्रीज उठा लो इस वक्त, बैंकिंग और फार्मा. जी. टेक्सटाइल और ये सारा जनरली हमारा होम ग्रोन रहा है, बट बैंकिंग और फार्मा दोनों बाहर से आए थे लोग. ठीक है. और एक केमिकल भी, केमिकल में ना आप आईसीआई कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म का बाप और एक्सॉन जहाँ से एंग्रो निकली. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. ये बड़े, ये जो स्ट्रक्चर्स थे, दीज वर ग्लोबल, यू नो, पावर स्ट्रक्चर्स किस तरह से असाइन होंगे. आज जितना फार्मा है आपका, जितना बैंकिंग है, सब अपना है. सबके टॉप लीडरशिप कहाँ से बैठी हुई है? वो यहीं की ट्रेंड है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. लेकिन इनको लोकल ने हायर क्यों किया था? रिजल्ट लाने के लिए, बंदे ट्रेन करने के लिए हायर किया था. खतरनाक बात है. एंड दैट्स वेयर वी हैव लॉस्ट द प्लॉट. So you feel that maybe we are seeing a short, अभी हम फिलहाल एक ग्रोथ स्पर्ट देख रहे हैं इन दोनों सेक्टर्स में. I see a serious human resource crisis. और आप देख रहे हैं कि ये प्लेटो कर जाएगा या डिक्लाइन शुरू होगा. मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं. क्या करें सोहेल? नहीं, अब भाई देखिए, सेठ का एक और प्रॉब्लम था ना. सेठ को सोहेल बताएगा नहीं सुनेगा, फरहान बताएगा नहीं सुनेगा, सेठ को मार्क रिचर्ड्स बताएगा, जोनाथन ब्राउन बताएगा तो सुन लेगा. कोई इंसेट से आके बता दे हमको, तो हम मान सकते हैं. लेकिन उसमें भी मान नहीं सकते. उसमें हम इंसेट को बता रहे हैं तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें समझाऊं. एंड देन देयर इज अ न्यू जर्नी ऑल टुगेदर. मुझे लगता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले गवर्नेंस की बात की ना, जो शॉर्ट टर्म, मैं ट्रेनिंग के प्रोफेशन में हूँ. मतलब हम जितनी गालियाँ खाते हैं ना, शायद ही नहीं, हमसे थोड़ी ज़्यादा गालियाँ एडवर्टाइजिंग वाले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं. मैं एक स्टोरी आपको बताऊं. एक फार्मा, नाम नहीं लेते हैं, उनके ऑर्थोपेडिक. तो मजा नहीं आ रहा यार, कोई नाम नहीं ले रहे यार. अब मैं क्या करूं, मैंने तो धंधा करना है ना. बट हमारा धंधा नाम लेने से चले. लेकिन फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आप देख सकते हैं. हम क्या चले बोले. बट लेट्स से, सो इनकी ट्रेनिंग कराने वास्ते सर हम गए नथिया के लिए. अब ये हम इस्लामाबाद से जा रहे हैं, तो रास्ते में गाड़ी में बैठे हैं और मैं पीछे चुपचाप बैठा था. तो ये इनके सीनियर डॉक्टर, ये कहते हैं ट्रेनर, ये अच्छा, तो पूछते हैं ये आप सुबह तक लीडरशिप सिखा देंगे हमें? अब वो उन्होंने ऑफ कोर्स ये तो समझ सकते हैं ना, आपके सीखने की ख्वाहिश में तड़पते हुए नहीं पूछा है, सरकास्टिकली पूछा है. मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि फार्मा कंपनी अगर मैं इसको डायरेक्टली अपफ्रंट टेकअप भी कर लूँ तो फिर वो मुझे आगे नुकसान है. मैंने कुछ नहीं कहा. दूसरे दिन ट्रेनिंग शुरू हुई. मैं भी आया हूँ. इन्होंने वापस पूछा, सर वो आज शाम तक बन जाएंगे लीडर? Oh my God. And I looked at the company who invited me. That was my last assignment with them, by the way. मैंने उनको देखा और फिर मैंने इनको देखा और मैं कहा, सर नमाज कब से पढ़ना है? तो इन्होंने कहा, what do you mean? I got offended. तो what do you mean? मैं कहा, कब से पढ़ना है? बोला, जब से याद है बचपन से पढ़ना है. मैं कहा, अब तक पूरे मुसलमान नहीं हो पाए आप. मेरी 2-3 घंटे की ट्रेनिंग से आपका क्या बिगड़ने वाला है? आप रहने दें. Oh my God. Of course मेरा लास्ट असाइनमेंट था वो. लेकिन what I'm trying to say is it's a long term path. और यहाँ पर कोई उसके ऊपर चलने को तैयार ही नहीं है. मैं एक जापानीज़ कंपनी की एग्जांपल देता हूँ. फरहान मुझे, और अल्लाह करे कि ये हम इस पॉडकास्ट की ड्यूरेशन और उसकी लेंथ के अंदर आ जाए, या आप इसको कहीं अलग से प्लीज़ चला दीजिएगा. मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का. इनके CFO आ गए, एक जापानीज सिस्टम से होते हुए इनके CFO आ गए. एंड ही वाज अ पेन इन द एस. He made the company's people miserable. He made his dealership miserable. बहुत मुश्किल किया उसने. मुझे अंदाजा हो गया आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं. डीलरशिप बोल के आपने काफी वाज़ेह कर दिया. और उसके बाद जनाब इनके एक सीनियर साहब आए हुए थे, तो मैंने इनको बताया. मैं कहा, सर ये ना, मैं I've known your leaders, but this guy. उसने कहा, you think I don't know? Okay. तो मैं कहा, okay. So मैं कहा, what are we doing? मैं कहा, he'll complete his tenure. मैं कहा, okay. And I have shared my notes and observations with our board principals who have now placed this into their system, that when young accounts and finance graduates come in and we train them on these people skills, so this does not happen 20 years from now again. Again. यार ये क्या था?
हम कैसे ऑपरेट करते हैं? निकालो उसको। अच्छा आपने निकाल तो दिया, लेकिन जो सिस्टम ब्रीड हो रहा है वो ऐसा ही बंदा कल भी लेकर आएगा। क्विक तो फिक्स। सो हमारे पास ना वो टेम्परमेंट है। अब वो ये जो लोग ऊपर बैठे हैं, क्या ये बुरे लोग हैं? नहीं यार, ये ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन इनसे बोर्ड कभी पूछ ही नहीं रहा कि भाई तेरा सक्सेसर है। इसकी एक ये सवाल ना 2006 में मुशर्रफ साहब, मैं CNBC पाकिस्तान में था, तो एक लाइव विद मुशर्रफ हुआ था प्रेसिडेंट हाउस में, आई रिमेंबर। शुजा कुरैशी अभी नुक्ता में होते हैं, वो एंकर थे, और एक अरेबिक CNBC अरेबिया की होस्ट आई हुई थी। आई वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द शो। सवालात सारे डिस्कस थे, पहले से बात हो रही थी, लेकिन जब वो लाइव चल रहा था, आई वाज सिटिंग इन द वैन पीछे, तो मुझे अचानक एक वो हुआ कि मैंने कहा यार मैं एक सवाल पूछवाना चाहता हूँ, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। और मैंने वो जो अरेबिक, मैंने कहा ये हमारा बंदा शुजा तो फंस जाएगा, तो मैंने कहा ये जो अंग्रेज़ी बोलने वाली अरब खातून है उनसे ये रिस्क ले लेते हैं, तो चली जाएंगी वापस। मैंने कहा पूछो व्हाट आफ्टर मुशर्रफ। मैंने कहा एक लाइन का सवाल करना बस, सब अच्छा हो रहा है, आप बहुत मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहा है। 2006 में तो मुशर्रफ साहब हवा के घोड़े पे सवार थे। जी जी। तो मैंने कहा एक सवाल पूछो, व्हाट आफ्टर मुशर्रफ, मुशर्रफ के बाद क्या होगा? सुहेल, एक तो वो आउट ऑफ सिलेबस था सुहेल अभी भी रिकॉर्डिंग नहीं पड़ी होगी। ही गॉट बैम्बूज्ड, लाइक आफ्टर ये सवाल हो गया ना। अब वो यूं पीछे हुआ, और स्टाइल था, क्वाइट फ्रैंकली आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। दैट गाय हैड बीन इन पावर फॉर 7 years एंड ही डिडंट बॉदर थिंकिंग अबाउट। उस शख्स ने 7 साल मोस्ट पावरफुल सीट पे बैठा, और उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बाद क्या होगा। सो मेरा आपसे ये सवाल है, आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आर दीज सेट्स, ये अपनी जात की सर्विस में बैठे होते हैं, या इदारे, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की सर्विस में और मईशत की सर्विस में बैठे होते हैं? बहुत ही उल्टा जवाब दूंगा अब मैं इस पे, लेकिन पहले मैं ज़रा मुशर्रफ वाली बात पे 1-2 कमेंट कर दूं। जी, please. बड़ी दिल की ख्वाहिश है मेरी। हाँ प्लीज। आप सोचे ये मुशर्रफ 2005 में रिटायर होके चला गया होता, जी ये आज भी नेशनल हीरो सेलिब्रेट हो रहा होता। बिल्कुल होता, यानी सही टाइम पे पावर छोड़ना भी एक हुस्न है। बिल्कुल ठीक। और एक MNC के CEO, अब वो MNC पाकिस्तान से फाइनली वाइंड अप करके बंद करके चली गई। ये साहब मुझे एक डिनर पे मिले, मैं कहा सर व्हाट्स योर सक्सेशन? उसने कहा व्हाई वुड आई थिंक अबाउट दैट, वाह, एम आई नॉट डूइंग इट वेल, क्या बहादुरी है। एंड आई हैव सीन दैट कंपनी चोक एंड डाई इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक, आप हमारे ना खित्ते में देखो, मैं खित्ता बोल रहा हूँ किसी वजह से, ठीक है, हम हमेशा लीडर की ग्लोरी कैसे स्टडी करते हैं, यार लीडर वो था, उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो भाई असल तो गंद वही था, लॉजिकली असल गंद वही था। लेकिन चूंकि मैं देखें, मुझे नहीं पता आपके शो पे क्या बाद में सेंसरशिप जो भी आए, मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उस पर बहुत सारी मुझे डांट पड़ी थी। डांट, मैंने अच्छा वर्ड बोला है, बाकी आप समझ सकते हैं जो पढ़ती है सोशल मीडिया पे। मैंने लिखा था कि यार मैं क्रिकेटिंग कैप्टन्स के बारे में मैंने लिखा। मैंने कहा ऑफ कोर्स देयर हैव बीन लॉट ऑफ क्रिकेटिंग कैप्टन्स दैट आई हैव एडमायर्ड, एंड ऑन द नंबरिंग फॉर मी नंबर 3 वाज इमरान खान। ठीक है, for winning a World Cup with a team which was such an underdog। मतलब आप देखें तो खान साहब के पलड़े का उस वक्त एक जावेद मियाँदादी था, बाकी तो सारे अंडरडॉग्स थे। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 मैं उनको दूंगा। मैं नंबर 2 देता हूँ MS धोनी को, क्योंकि वो जिस टीम को लीड कर रहा था उसमें सारे बाप बैठे थे, सचिन, गांगुली, सहवाग, द्रविड़, कोहली भी बन गया, सब उसमें बन रहे, ठीक है, और सारे मॉन्स्टर्स थे। उसको लीड करना मजाक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आज भी सबसे बड़ा फैन स्टीव वॉ का ही हूँ। क्या बात है। क्योंकि स्टीव वॉ ने ना सिर्फ ये कि वर्ल्ड कप जिताया, उसने एक लीडर दिया जिसने वर्ल्ड कप जिताया, जिसने एक लीडर दिया जिसने वर्ल्ड कप जिताया। साहब ये कमाल थी सक्सेशन प्लानिंग की। मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रोल मॉडल्स जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं ना, देखिए ये स्टोरी यार वापस आप वाला ही सब्जेक्ट है। हमने सेलिब्रिटी महान होने को किया है कि इसके जाने के मसाया कि इसके जाने के बाद कुछ बचा नहीं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। और ये मसला है।
अभी आपको अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा। यही देख रहे हैं, ये अभी भी वो जो जिनका मैंने सीईओ का कहा व्हाई वुड आई थिंक ऑफ अ सेकंड लाइन, वो आज भी बता रहे हैं बस यार वो अब थे हम लोग। तो अगर सुहेल आप ये चाहते हैं कहीं अपने दिल में, जैसे आपकी लर्निंग माइंड्स कंपनी है, आप ये चाहते हैं यार बस जब मैं हटूँ बर्बाद ही हो जाए, मेरी कमी महसूस होनी चाहिए इनको, आप ये चाहते हैं? नहीं तो क्या सेठ ये चाहते हैं? नहीं, सेठ ये नहीं चाहते, मैं बता रहा हूँ क्या है। नहीं तो लेकिन चाहेंगे भी नहीं, मैं कभी भी ये नहीं चाहता। मगर मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी चाहूंगा नहीं, लेकिन मैं करता ये हूं कि मैं अपने इर्द गिर्द, अभी एक सेठ के साथ मैं काम कर रहा हूं इस वक्त, इनफैक्ट वो आपका शो बहुत शौक से और बहुत मोहब्बत से देखते हैं जी। और वो ये वाली लाइन और गुस्से से देखेंगे। उनके साथ मैं काम कर रहा था तो उनके चैलेंजेस में एक आया सक्सेशन। तो मैं कहा सर क्या देखते हैं अपने सक्सेसर में? उसने बताया मैं ये देखता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा दामाद ढूंढ रहे हो सक्सेसर? वो सारा वो तो मतलब उसका बस नहीं चल रहा था, रोजे इतने रखता हो तो भाई मैंने कहा क्या हो गया भाई। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं एज अ सेठ, मैं अपना सक्सेसर जिसको देखता हूं ना उसको अपनी छवि देखता हूं। ठीक है, उसके अंदर मेरे वाले गुण हो, मेरी वाली सलाहियतें हो ना। इफ आई हैव टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, आप ये देखो ना, ये जो टिम कुक का हुआ या सत्या का हुआ, ये क्या था? अलग लोग थे। माइक्रोसॉफ्ट फारिग हो चुकी थी साहब, बट दिस मॉन्स्टर टर्न्ड इट अराउंड। व्हाई? Because he was not like the Ballmers of the world. He had a different thought to So this. is Tim Cook. Yeah. So अब पैटर्न क्या है? पैटर्न मैं जो अब हम जब काम भी करते हैं सक्सेशन के ऊपर, हम ये देखते हैं कि आपको अपनी परछाई नहीं ढूंढनी, आपको ये ढूंढना है, पहले डिफाइन करना है। इसीलिए हमने स्टार्ट में विजन की बात की थी। आपने डिफाइन करना है वेयर द हेल यू वांट टू टेक दिस कंपनी। जब हम ये सवाल पूछते हैं ना, उसमें विजन शायद ही कभी निकला है, एग्जैजरेशन ही निकला है। आज 20 बिलियन है ना, एक कंपनी का विजन था फरहान टू बिकम अ 30 बिलियन रुपी कंपनी। विजन था। मैं कहा खुदा ना खास्ता हो गए तो खत्म, बंद, फिर बंद कर देंगे। सुहेल लेकिन नहीं, मेरा सवाल है सुहेल, ये तो बड़ा वही बात हो गई ना सुहेल, दे वांट थिंग्स, मैं ना हूं तो मेरे जैसा हो, ये कह रहे हैं ना? यस, यानी कि मैं ही हूं ना। हाँ, यानी कि मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, मैं जिंदा रहूं। लेकिन मुसीबत ये है कि अल्लाह ताला मेरी सुन नहीं रहा, तो फिर मेरे जैसा ही हो, मेरे जैसा हो। इसीलिए बेटों को रखते हैं, इसीलिए बेटी को रखते हैं कि आधा मैं हूं, आधा मैं हूं, खून मेरा हो। यानी कि मैं अपने लिए कर रहा हूं ना सुहेल। तो सवाल तो वही आ गया, इज इट इन माय सर्विस? लेकिन मैं ये अपने आप को ऐसे डिफाइन नहीं कर रहा, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। मैं अपने आप को डिफाइन ऐसे नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं मैं उस सेठ की बात कर रहा हूं। मैं उसको डिफाइन मतलब मैं ऐसे मतलब मैं सेठ कह रहा हूं। सेठ है ना, इसको डिफाइन ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन कर तो ये रहा है। हाँ, वो कर ये रहा है, लेकिन अब उसको, अब ये जो शिफ्ट है ना, जो विजन है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे जुबली लाइफ की देता हूँ। मुझे याद पड़ता है जब ये न्यू जुबली होती थी, जी। इसका विजन स्टेटमेंट मैंने देखा था, वो एक स्टेटमेंट था टू बिकम द कंट्रीज बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बन गई, अबे बन गई। आज इनका विजन क्या है? इनेबलिंग पीपल टू ओवरकम लाइफ अनसर्टेनिटी। क्या बात है, क्या बात, ये कभी नहीं पूरा है जी। जैसे गूगल का हर बड़ी कंपनी का विजन ऐसा ही कभी पूरा नहीं होता है। मैंने एक दफा बारी साहब से पूछा, मैंने कहा सर पाकिस्तान में कोई गरीब रहा ही नहीं मुफ्त इलाज के लिए, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैंने कहा है कि पाकिस्तान में गरीबों का मुफ्त इलाज। दैट गिव्स यू अ हिंट कि भाई कहानी आगे की। तो मैं इसको डिफाइन ये नहीं कर रहा कि मैं हूं। हमने रफ्तार को जब रखा, इट्स अ मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। है यू गो। एंड मैं ये क्यों आपको एडमायर करता हूं आपके काम को, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों को बिठाते हैं जिनसे आपका स्कूल ऑफ थॉट मैच नहीं करता, बिकॉज यू आर कमिटेड टू दैट डायलॉग, दैट डिस्कोर्स। आई हैव यहां पर वो जो विजन कमिटमेंट है, चूंकि उसकी कमी है, एम्बिशन है, तो एम्बिशन में आप किसको लाओगे? जो आपके साथ जर्नी में चल रहा हो, मुझे आगे बढ़ा दे, आप जिसके साथ चल रहा हो और वो आपके साथ आया हो। आप क्योंकि देखो ना यार, मैंने अम्मी है हमारी, तो अम्मी हमारी किचन में काम कर रही है ना, तो अब अगर मेरी बेगम उस किचन में नहीं जा रही, तो उस किचन के लिए मेरी अम्मी, जो मेरी मेड है ना, जो उनको जिसको पता है मसाले कहां पड़े, शी इज द थिंग होता है, और होता ही है, घरों में होता है। लेकिन अब आपको मैं इसकी गेम चेंज करके बताता हूं। अब माय मदर स्पेशलाइजेस इन मेकिंग देसी डिशेस। ठीक है। My wife aspires to create more continental cuisines और ये सारा ठीक है। मेरे बच्चों को भी लगभग अब कॉन्टिनेंटल खाना है, उनको सालन चावल नहीं खाना। तो अब ये ट्रांजिशन के लिए उसको कहीं अपने मसालों की एफिशिएंसी जाने देनी होगी। वो प्रोसेस है।
तब जाकर कॉन्टिनेंटल अपने पावर को dilute है यू को। और ये चूंकि होता नहीं है, तो ये चूंकि मेरे किचन में नहीं हो रहा, कंपनी में भी नहीं हो रहा। There you go. सुहेल, आई थिंक हमने इसके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, उनकी अपनी कंपनी, मतलब उनको अपना भी फायदा नहीं हो रहा, इससे ये भी नजर आ गया। अच्छे लोग उनके गिर्द जमा नहीं हो रहे, लेकिन जब वो लोग उनके गिर्द जमा नहीं हो रहे तो फिर वो एक फिनोमेनन हो रहा है पाकिस्तान में, जिसका जिम्मेदार हम हमेशा वफाकी हुकूमतों को ठहराते हैं, वो है ब्रेन ड्रेन। लेकिन सुहेल, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में अपनी कंपनी में वेल पेड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो पागल ही होगा यार जो छोड़ के चला जाएगा। तो इसमें ब्रेन ड्रेन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ सुहेल आपसे, सोच के बताइए, ब्रेन ड्रेन में हमारे कॉर्पोरेट कल्चर की टॉक्सिसिटी का कितना किरदार है? क्योंकि ब्रेन ड्रेन में ऐसी को मानता हूँ, खानसामा चला गया, ड्राइवर चला गया, ब्रेन ड्रेन नहीं है आपका। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ख्वाहिश मेरे अंदर से तो एक डांस आ रहा है कि मैं इसकी जिम्मेदारी डालूं इनके ऊपर, लेकिन मैं ब्रेन ड्रेन को अब एक नेशनलिस्ट एजेंडा पे देख ही नहीं रहा। मैं तो ब्रेन ड्रेन को एक बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ। ब्रेन इज नाउ नो मोर थिंकिंग इन नेशनल बाउंड्रीज। बिल्कुल सही, ठीक है ना, ब्रेन इज थिंकिंग इन द ग्लोबल कैनवस। बिल्कुल ठीक है। तो आज मेरी, बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल कैनवस, मेरी कंपनी पे परफॉर्मेंस प्रेशर्स बढ़ गए कि वो किस किस्म की लाइफस्टाइल दे रही है। और जेन जी, जिसको देखो जेन जी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं भाई। आपको पता है फरहान को और सोहेल को जेन जी से तकलीफ क्या है? ये कमबख्त वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है, हमें मिली नहीं। ठीक है, जेन जीज आर नाउ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। इट्स एंड व्हाई दे वांट टू, बाहर जाकर भी ये नहीं है कि बाहर जाके वो स्टेबल हुए हैं, आप जरा फॉलो अप करें, वहां भी हॉपिंग चल रही है, वो ढूंढ रहे हैं। और अच्छा है ढूंढे, क्योंकि लॉयल्टी की डेफिनेशंस चेंज हो गई। सो यस, आई थिंक द कंपनी कल्चर is one of the biggest forces in retaining people। हम आप इतनी हजार कंपनियां जानते हैं यार जहां लोगों को पता है हमारी सैलरीज कंपेटिटिव नहीं है, बैठे रहते हैं। क्यों? बिकॉज द रिस्पेक्ट दैट दे गेट, the encouragement for their ideas that they get, they want to sit there. They feel like they're part of it. Yes. So I think अब हमारी कंपनीज को ये जो ब्रेन ड्रेन है ना, मैं इसको नेशनल फिनोमेना, नेशनल इकोनॉमी फिनोमेना जनरली नहीं समझता। ये अब एक ग्लोबल फिनोमेना, राइट? आप कनाडा जाओ, वो कह रहे हैं ब्रेन ड्रेन। अब मैं सोचता रहता हूँ भाई तुम्हारा भी ड्रेन ही हो रहा है, हम सभी ड्रेन हो रहे हैं, तो अब ये सर्कुलर ड्रेन हो रहा है। एवरीवन इज नाउ परसुइंग एवरी अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोब वेयर दे फील दैट देयर माइंड इज वैल्यूड and their space to breathe intellectually is available. So yes, it is a decent contributor. And they are compensated, yes, of course. And they are compensated, of course. And then मैं आपको बताऊँ, compensated में भी अब उनकी language बदल गई है. Because they don't want you to compensate him or her totally. He is saying, I will be compensated like this, and then I'll also do this to get compensated like this. Yes. So you are paying me less, that's okay, but don't choke me. ठीक है, डोंट चोक, जो यहाँ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है और होता है। आप बात करते होंगे सुहेल, आप ट्रेनिंग्स कराते हैं, आपकी 1-on-1 भी होती होंगी स्टाफ से, क्या स्टोरी सुनते हैं आप सेठों के? आपने एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी मुझे एक दफा सुनाई थी, एक सेठ की हेल्थ बेनिफिट की। हाँ, क्या क्या बातें करते हैं ये एचआर, जो बेचारे जो करता धरता नहीं होते, जो मिडिल मैनेजमेंट होती है, लो मैनेजमेंट, उनसे आप मिलते हैं, किस तरह की कहानियां? मैंने जब है ना ट्रेनिंग्स कराना शुरू की, अब तो खैर अब हम भी थोड़े ढीठ हो ही गए, लेकिन जब ट्रेनिंग कराना शुरू की ना, एक फीडबैक आता था। मैं आपको एक बैंक का स्टोरी सुनाता हूँ। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कराई, तो एक पार्टिसिपेंट आया, उसने कहा यार बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई। ये 2006 की बात कर रहा हूँ। उसने कहा बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई, लेकिन आप वाकई चाहते हो हम सब मोटिवेट हो जाए? मैं कहा जी जी। उसने कहा तो आपको जो पैसे मिले ना उनमें डिवाइड कर दें, ये मोटिवेट हो जाएंगे। राइट। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते रहे, तो फिर ट्रेनिंग क्या होती थी? ट्रेनिंग में होता था यार ये बात बहुत अच्छी है, किसी तरह ये बात अगर आप हमारे बॉस को भी समझाओ ना तो इससे फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी यार एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है कि एक सर्टन बजट है जिसको चिपकाना। अल्लाह का शुक्र है अब मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ कि मैं अब उस बजट में से ट्रेनिंग नहीं कराता, अब आई डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, लेकिन मेजॉरिटी ट्रेनिंग वही है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग को यूँ देखते हैं, ट्रेनिंग यूँ है, इसको यूँ देख रहे हैं, तो सारे यूँ लगे हुए इसको सिखा रहे हैं और मेरा और आपके प्लेटफॉर्म से मैं बिल्कुल लाउड एंड वो वोकली कहना चाहूँगा, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मेरे को किसी भी तरह से पैसे ना कमाने हो, कोई ऐसी सेटिंग बन जाए, आप भी देखिएगा। आई वुड वांट टू डू ऑल दीज ट्रेनिंग्स इन स्कूल।
क्या बात है, you want to stop this corporate training business? यार अभी हम पता है क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये फसल जल गई है, अब हमको उसको किसी तरह अच्छी दिखानी है। वो जो फसल लग रही है ना जहाँ साहब, वहाँ सब कुछ हो रहा है, उस बच्चे को डिसीजन मेकिंग नहीं सिखा रहा कोई। स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में काम करने की जरूरत है। so क्या आपका रिस्पॉन्स होता है? आप बात करते थे, आप कितनी ईमानदारी से वो कंसर्न्स सेठों तक पहुंचाए आपने, और क्या जवाब मिले आपको? अच्छा, मैं सेठों तक तो पहुंचाए ताकि मैं झूठ ना बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सेठों तक तो पहुंचाए, ठीक है। सीईओज लेवल तक नहीं पहुंचाए क्योंकि मुझे वहाँ खौफ ज़्यादा। अच्छा, यस। ओके। सेठ में मैंने ये देखा है, उसके अंदर इतनी ऑडेसिटी होती है, वो सुन लेता है, अमल करता है नहीं, वो एक उसके बाद अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो सुनता ज़रूर है। हम हमारे कॉमन दोस्त हैं आरुण साहब, जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा उनके अपफ्रंट मुंह पे बोला है, एंड ही हैज़ दैट ह्यूमिलिटी एंड करेज टू लिसन टू इट, एंड वेरी डिसेंट पीपल, राइट? सो और ऐसे फिर बहुत सारे हैं, जावेद भाई, मेनी अदर्स, दे हैव दिस ऑडेसिटी टू लिसन। बट मैंने स्टार्ट में एक टर्म हमारा कहीं निकला था ब्यूरोक्रेसी का, और वो शुगर का हमने जो बात किया था, वो खुद अपनी ब्यूरोक्रेसी में ट्रैप है, इंटेंगल्ड है, वो इंटेंगल्ड है। और अब वाकई अब मैं जो देखता हूँ, मुझे जो लगता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और अभी मैं, अब हो सकता है मेरे बहुत सारे लिसनर्स समझ जाएं कि अच्छा ये टोपी थी, लेकिन मैं सिंसियरली इस पे बात करूँगा। मुझे जब लोग आके कहते हैं यार ये ट्रेनिंग हमारे बॉस की होनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, और आपका बॉस भी ये कह रहा था कि उसके भी बॉस की होनी चाहिए। मामला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे रुक रहे हैं, सभी एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। सही बात। वो कह रहे हैं पीस प्राइज दे दो उसको, तो राइट, सो सारा तो वो हम उसको करके इंटरनलाइज करवा देते हैं, बट ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन देखें, बाप ऑनेस्टली ये सोल्यूशन नहीं है। कभी-कभी होता है कि ऊपर से आ रही होती है प्रॉब्लम। बाप नमाज पढ़ नहीं रहा ना, और बच्चे को नमाजी बनाने की एफर्ट हो रही है, तो सर ये मुश्किल तो है। So last two questions. Yes, sir. You have already spoken about Gen Z. ये जो मखलूक है, ये अलग मखलूक है, हमें और आपको पता है। क्या हम एक कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ पाकिस्तान कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखेंगे, बिकॉज कि जो चलाने वाले हैं उनका मिजाज मुख्तलिफ, और ये बाकी बाय द वे हम पाकिस्तान में हर सतह पे देख रहे हैं, रियासत के लेवल से लेकर कॉर्पोरेट तक एक बहुत शदीद जनरेशन गैप आ गया उन लोगों में जो वोट करते हैं, जो काम करते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, जो इकोनॉमी चलाएंगे, जो कंज्यूमर्स हैं, और जो उनके ऊपर फैसले कर रहे हैं, उनमें गैप आ गया। क्या हम कंप्लीट ब्रेकडाउन देख सकते हैं हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, या जेन ज़ी विल विन, या सेठ जीत जाएगा? क्योंकि वीज़े आखिर कुछ ही को मिलेंगे, सब तो नहीं बाहर भाग जाएंगे। मेरे ख्याल से मिडिल ग्राउंड बन रहा है, मगर मिडिल ग्राउंड इनकॉम्पिटेंट लोग बना रहे हैं। मतलब मैं टॉप परफॉर्मर नहीं हूँ, और मैं टॉप सेठ नहीं हूँ, और मैं रास्ते बना रहा हूँ इसी तरह से। मुझे जेन जी से जो उम्मीद है ना, वो बड़ी स्पेसिफिक इस हवाले से है कि जेन जी ये पहली जनरेशन आई है हमारे मुल्क में, मतलब पहले की होंगी बहुत सारी जो मुझे नहीं पता जी। ये ना बहुत ज़्यादा गोरे से घबरा नहीं रहा, ये बड़ा हेड्स ऑन लेने को तैयार है। हमारा तो गोरा कल्चर ये था ना कि हमारे घर में बच्चा भी गोरा पैदा हो जाए तो हम कहते थे अंग्रेज का है, जबकि आपका होता है। आप कहिए गुलाम नहीं, ज़हनी तौर पे उस तरह गुलाम नहीं है। वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सही है। अच्छा, अब ये जब ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, सेठ या कॉर्पोरेट्स, लेट्स नॉट, एक थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ कॉर्पोरेट कहते हैं यार, सारे सेठ। कॉर्पोरेट है ना, है प्रॉफिट सेंट्रिक, उसको नफा दिखना चाहिए, और वो जेनजी को सिर्फ वहां तक रेजिस्ट करेगा जब तक वो कर सकता है। अल्टीमेटली वो सरेंडर ही करेगा, और अब हो रहा है कंपनीज के अंदर। वर्क टाइमिंग पॉलिसीज ऑल्टर होना शुरू हो गई हैं, वेकेशन पॉलिसी विद ऑल द DEI थिंग हैपनिंग, वो सारा चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। मगर मसला क्या है? मसला ये है, जिसको मैं मसला कहता हूँ, ये आउट ऑफ सरेंडर हो रहा है, आउट ऑफ लव नहीं हो रहा है। सो इम्ब्रेस नहीं है, बुचर है, नर्चर नहीं है, बुचर है। तो चूंकि इम्ब्रेस नहीं है ना, तो ये जॉय नहीं क्रिएट करेगा, ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, बिटरनेस क्रिएट करेगा। ये क्योंकि ये रूटेड एम्पैथी में है ही नहीं। मैं ये उसको इसलिए नहीं ऑफर कर रहा
कि मैं समझता हूँ ये राइट थिंग है, फंसी हुई की फड़कुन मैं समझ तो जा चीज को मैं उसको ऑफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम लाइक ओह शिट देयर इज नो अदर क्या करूँ मैं? तो दैट हैज अ डाउन साइड ऑफ इट। ये मेरा सो व्हेन आई वर्क विद कॉर्पोरेट्स, मैं तो बहुत ज्यादा बात करता हूँ, ये इंटेंट जो है ना सर गेम चेंजर है। वन एडवाइस यू वांट टू गिव सारे सेठ जो देख रहे होंगे इसको, वन एडवाइस एक एडवाइस बताइएगा, ज्यादा बात नहीं, एक बात। हैव अ बेटर बोर्ड। मैं और कुछ बात नहीं करूंगा, हैव अ बेटर बोर्ड, मेक द टफेस्ट डिसीजन टू गेट अ बोर्ड who has audacity to tell you that you are an ass, to tell you you're wrong, who is not a reflection of you, who's not a reflection of you, who's not आपका overpowered अवतार by ना you, जी, who's not overpowered by you. If we are able to do this, that's it. मुझे लगता है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा अच्छा होना। अब यार बोर्ड पे भी, मगर when I say better than you, also people who have a sight for future. हाँ, अब तो ये बहुत जरूरी है, sight for future, ये ना नवाजी हैं, हाजी साहब हैं, अच्छी बात है, लेकिन असल चीज ये है कि साइट फॉर आगे देख, दीवार के उधर देख सके। और मुझे लगता है कि क्योंकि देखो इनको, आप और मैं क्या यार, मैं अब यार एक साहब से मैं मिलने गया, उनके पास एक्स्ट्रा कैश था तो मॉल बना रहे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कैश होता है मॉल जाते हैं, इसको मैं क्या एडवाइस करूं उसको यार। तो मुसीबत ये है कि इनको सुधारेगा तो वही, और बोर्ड अगर इनका तगड़ा हो जाता है, आई थिंक, मुझे लगता है कि आपने एक एडवाइस का कहा, वैसे तो मैं बहुत सारी, एक मेरे ख्याल से दे नीड टू इम्प्रूव, सराउंड देमसेल्व्स विद गुड स्ट्रांग पीपल। और मैं यहाँ पे आपके तवस्सुल से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी NGOs हैं, जितने भी फिलैंथ्रोपिक इदारे हैं, प्लीज डोंट हैव योर डोनर्स ऑन द बोर्ड, प्लीज डोंट हैव योर डोनर्स आर डोनर्स, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल बट दे आर नॉट बोर्ड। Board should be one who can challenge you, who's not a chindi chor, who's not looking at the operational expense. That's the board. Fantastic advice. मुझे ना वैसे कभी-कभी ना एक जुमला पूरी गुफ्तगू का खुलासा हो जाता है। अभी जो हमारी बात जेंजी के मुताल्लिक हुई ना, आई थिंक सेठ कल्चर या माइंडसेट डीपली रूटेड है हमारे कॉलोनियल पास्ट में। yes. मुझे वाज़ेह तौर पे ऐसा लगता है, जहाँ एक आदमी है और वो क्यों है ये पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो आके बैठ गया है, बस वही हमारा मसीहा है, वही हमारे मसले है, हम नीचे बैठेंगे जी, कोई बात नहीं, हमारा मसला हल करेगा। ये हमारी जहनी ग़ुलामी और हमारे जो कॉलोनियल जनरेशनल ट्रॉमा है उसकी एक रेमिनेंट है, उसकी एक बाक़ियात है। और मुझे बिल्कुल 100% यकीन है कि जेंजी ने अपने आप को इस बैगेज से काफ़ी हद तक आज़ाद कराया। इसके हमने कुछ नहीं किया था इसके लिए, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं किया हमने, टेक्नोलॉजी इज द ग्रेट इक्वलाइजर। उसने उनके दिमागों को खोला, उसने आके उनको दिखाया कि यार ये दुनिया में ऐसे होता है, इंफॉर्मेशन पे से मोनोपोली खत्म हुई, जिसके बाद उनके दिमाग खुले। एंड वंस यू स्टार्ट थिंकिंग, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स, जो कहते हैं ना, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ स्लेवरी। तो हमारे मुल्क में ये शुरू हो गया है। एंड आई थिंक इट सेठ कल्चर, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो सेठ हैं, लेकिन आई थिंक मेरी नज़र में कि उनको ये सोचना चाहिए कि क्या हम ये अपने लिए करते हैं या अपने इदारे के लिए करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द फाइनल वर्ड फ्रॉम मी। इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, दैट्स इट, अदरवाइज। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्वेश्चनिंग शुड नॉट बिकम अ रिबेलियन, इट कैन बिकम अ फीडबैक एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। प्लेजर टू हैव यू, सोहेल सर, थैंक यू। खुश रहें, थैंक यू।